ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो, या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएन के सामने स्टैच्यूज है, और जैसा कि बहुत से नेता लोग महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90 देशों में उनकी स्टैच्यू है। यूएन से लेकर हर जगह, हर कंट्री में जहाँ पर भी जद्दोजहद हो गई है और जो अहिंसा के आधार पर जो लोग आज़ादी पाए, उन लोगों को सबको मालूम है। लेकिन किस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे, उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा, नहीं तो ऐसा बातें बोलते नहीं थे। और आज दुनिया में महात्मा गांधी जी का जो नाम लिया जाता है वो इस देश के आज़ादी दिलाने में और इस देश को बनाने में, और गरीबों की वो बात करते थे, अहिंसा की, विकास की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आज़ादी के बाद आप कैसे देश को देखना चाहते हैं तब पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जो भी गरीब है, जिसके आँखों से पानी निकलती है, वो उसके आंसू पूंछने का काम जरूर होना, और हर एक को पेट भर के खाना मिलना, कपड़ा मिलना, मकान रहना, ये उनका एक स्वराज की कल्पना थी। और स्वराज के लिए वो लड़े लाए, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। और जो लोग मोदी जी या और कोई भी बीजेपी में है, उनको अगर ये वो इग्नोरेंट है, तो मैं यही करूँगा कि कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद, जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी, और उसके बाद ट्रुथ क्या है अपना एक, एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ, तो विथ ट्रुथ। सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से, या समंदर में डुबकी मारने से, या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा जो गांधी जी
अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे। उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की और किसी के ऊपर उनका नफरत नहीं था। तो आज का जो हमारे मोदी जी का जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है और बगैर कोई भी बात करने दो वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय सबकी भलाई हो इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथियों, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूँ, कल भी मैं उड़ीसा में था, वो भी उड़ीसा में थे, बालेश्वर और भद्रक और एक जगह है जो भद्रक क्या कुछ है, हाँ, तो वहाँ पर भी मेरा भी भाषण था, फिर बालेश्वर में था, उनका भी बालेश्वर में था। तो यहाँ भद्रक में तो नहीं आए, वो उधर से उधर उड़ान उनकी हो गई। मेरे को 1 घंटा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब तक वो नहीं उड़ते मैं नहीं उड़ सकता। तो फिर भी वहाँ हम बैठे रहे कार में। फिर उसके बाद में उन्होंने जाने के बाद हमको पास मिला तो हम निकल गए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो सोचती है जनता के समस्या को लेके सोचती है और करती भी है काम, और हम करके भी दिखाए। आपको मालूम है, जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी और मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सी गरीबों के लिए हमने स्कीम लाए। उन स्कीम को भी हमने अमल में लाया और अनुष्ठान में लाकर लोगों को उसका फायदा भी दिया। और मोदी जी सब कहते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दे को जनता के बीच लेकर गई और यही मुद्दे समस्त विपक्ष के मुद्दे बने और जनता ने हमें इन पर खुलकर समर्थन दिया। मैं इस मौके पर सभी नागरिकों को, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, जो निडर होकर अपने इलाकों में सत्ता बल और धन बल के खिलाफ लोकतंत्र के लिए वो खड़े हुए और संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हो गए। इसके विपरीत अगर सत्ताधारी दल भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे
तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे को कितने गालियां दिए, मेरी पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूं। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद की रेस हम बोले सो नहीं है, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है, विपक्षी पार्टियों की बात की, एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की। यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली, मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो ये दर्शाता है कि मुद्दों को उन्होंने अलग कर दिया, सिर्फ अपना नाम लेना, प्रचार करना, ये काम उन्होंने करते रहे। उसके बाद में ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, चुनाव के ठीक पहले हमारे पार्टी के खाते बंद कर दिए, और जो हमने पैसा डोनेशन के रूप में हमको जो मिला था और हमारे रिटर्न में फाइल करने में जो थोड़ा सा लेट हुआ, तो उन्होंने कम से कम 135 करोड़ रुपए हम पे सीधा उन्होंने केस किया, और उसके अलावा हमारे जो अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया, ताकि हम इलेक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही हमारे साथ में दूसरे पार्टियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा किसी सत्ताधारी दल और सरकार ने इस देश में विपक्षी दलों के साथ कभी नहीं किया था। इसके पहले भी संसद के विंटर और बजट सेशन में सरकार का यही रवैया देखने को मिला। संसद में विपक्ष को नहीं बोलने देना, विपक्षी सांसदों को निलंबित करना, बिना बहस के बिल पास करना, ये अध्याय पिछले सरकार की कारनामों के रूप में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा। और ये जो काम उन्होंने किया, सबका मुंह बंद करने का, डिस्कशन खत्म करने का, और जो हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो भी सलाह होते उसको भी उन्होंने नकारा। तो ऐसा करके पूरा उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर दिया। सरकार के इन्हीं रवैये ने हमारे शक की पुष्टि कर दी कि ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, और इसका पहला निशाना होगा संविधान। जब हम लोगों के बीच गए तो लोगों ने हमारी बात पर मुहर लगाया और हमें बताया कि वो भी यही सोचते हैं, अगर इस सरकार को एक मौका फिर मिला और मिला तो वो लोकतंत्र का अंत होगा। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के लोग बेतुकी बयान भी करते हैं। हम सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री जिनसे खुद आदर्श व्यवहार की अपेक्षा होती है, उन्होंने कैसी भाषा और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़कर न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी नीचा दिखाया। तो
ये जो उनका रवैया है और केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी ये है आदर्श आचार संहिता को एनफोर्स करना और 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था देयर शैल बी नो अपील टू कैस्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। प्रधानमंत्री जी ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया। 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात की, लेकिन सीईसी इसको जो उन्होंने पहले कहा था देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिंग वोट्स बोले थे। अब इनके आंकड़े मैं दे रहा हूँ इसीलिए कि कम से कम लोगों को मालूम होने दो कि किस तरीके से ये चल रहा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग के जिम्मेदार इसके लिए वो भी जिम्मेवारी है और आचरण का निष्पक्ष आकलन प्रत्येक भारतीय की अंतरात्मा या आने वाला समय ही कर पाएगा। आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना ये जरूरी है कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान सभा के आखिरी स्पीच का अंश मैं पढ़ता हूँ जो उन्होंने कहा था, भक्ति इन रिलीजन may be a road to the salvation of the soul. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But bhakti in politics, bhakti or hero worship in a sure road to degradation and eventual dictatorship. ये बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीच में, आखिरी स्पीच में ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दोहराया था। और ये भक्ति और हीरो वर्शिप जो चल रही है इसमें तो आखिरी ये सभी लोग मिलके डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद को अब भगवान का अवतार भी मान रहे हैं, बताने का प्रयास उनके लोगों ने कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके कैंडिडेट्स और सभी ने उनको एक भगवान का स्वरूप दे रहे हैं और इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और आप देखे हैं, सुने हैं या आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम देश के सभी जनता को ये मालूम होने दो कि आज के प्रधानमंत्री किस ढंग से वो अपनी बात रख रहे हैं जनता के सामने और कैसा अंधभक्ति, अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर
हम आगे बढ़ेंगे। बस इतना कहते हुए मैं शांति के साथ आप सुनने से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया।